Dear students, a very good morning to you. How are you? I hope you are okay and doing your work properly. So dear students, as you know that we are continuing at chapter 8 of class 11, that is cell, the unit of life. आज हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है सेल के लिए, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये सेंट्रली लोकेटेड होता है सेल के अंदर, और न्यूक्लियस का भी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग से वो वैरी करता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के ऊपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और यूकैरियोट में न्यूक्लियस के ऊपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन, साइंटिस्ट कौन है? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। बाद में दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है फ्लेमिंग ने इसका नाम दिया था क्रोमाटिन। क्रोमाटिन किस हिसाब से नाम दिया था? उसको स्टेन किया था अलग अलग डाइस का हेल्प से, मतलब अलग अलग कलर के हेल्प से इसको स्टेन करके इसका नाम दिया था क्रोमाटिन। तो जब आप +2 में आओगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें आप पढ़ोगे कि क्रोमाटिन कैसे फॉर्मेशन होती है और इसके पीछे किस किस का और रोल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है और सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड होता है जो कि नॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड होता है, और न्यूक्लियस होल्ड करता है जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम को। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन एंड सो ऑन। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। तो अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, सेल के अंदर ये हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जैसे कि आपको पता है सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। सेल वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और आप अगर मोर डेंसली, मोर मतलब बढ़ा के उसका पावर बढ़ा के देखोगे तो ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेगा जिसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर करके रखता है पूरा का पूरा न्यूक्लियस को। फिर उसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस, और उसके बीच में आप देखोगे तो वो न्यूक्लियर पोर्स होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, और साथ में ये जो न्यूक्लियस होता है ये वैरी भी करता है सेल टू सेल। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक कंडीशन सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक में आपने क्या पढ़ा था? एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस को हम कैरी ऑन बोलते हैं, कैरी ऑन। तो सिनोसाइटिक मीन्स कभी कभी एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होता है, कभी कभी एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और इनकी नंबर वैरी करता है। और हमेशा से जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मेन काम होता है सेल के जैसे कि मैंने बताया, जो इट हैज द मेन फंक्शन टू कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान पहला जिसका डिवीजन होता है वो होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। तो जैसे कि आप जानते हो न्यूक्लियर डिवीजन मीन्स कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटो। तो न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ साथ ही जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स है उनका भी डिवीजन होती है। बट हमारा काम क्या है? हमारा काम नॉर्मली यहाँ पे जो टॉपिक है आपका न्यूक्लियस के बारे में जानना है, उतने डिटेल में नहीं जाना है। न्यूक्लियस के आसपास कौन प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होता है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली राइबोसोम प्रेजेंट होगा और इसको प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। और ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इनका जो काम होता है ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं जेनेटिक मटेरियल फॉर्मेशन में। जैसे कि आप जानते हो डीएनए फॉर्मेशन होगा प्रोटीन के हेल्प से और प्रोटीन बनेगा राइबोसोम की हेल्प से और ये राइबोसोम अटैच होकर रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और बनाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर करेगा, जिसको यूज करके डीएनए फिर आरएनए अलग अलग प्रोसेस के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारी सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है, तो ये जो न्यूक्लियस है आपने सुना होगा एरिथ्रोसाइट्स। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो लैक करते हैं न्यूक्लियस, लैक्स न्यूक्लियस। तो एरिथ्रोसाइट मीन्स यहाँ पे ममालियन आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ममालियन आरबीसी लैक करता है न्यूक्लियस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच सेल लैक्स न्यूक्लियस? दैट इज ममालियन आरबीसी। बट बर्ड्स और रेप्टाइल्स के आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है? और ये जैसे कि मैंने बताया आपको न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, बट हम इसको मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। क्यों? भले ही इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बट स्टिल वी कांट से दिस एज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये परमिएबल होती है, नॉट सेमी परमिएबल, ये परमिएबल होती है और बाहर से मतलब सेल के अंदर से सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर ताकि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो सके, डीएनए का फॉर्मेशन हो सके और डीएनए से आरएनए, देन आरएनए से प्रोटीन। तो ये सारे प्रोसेसेस किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस। क्लियर है? तो न्यूक्लियस वाला टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोम के पास, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होती है तो क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं। क्रोमोसोम कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन और ये पेयर में होता है। तो अगर आप एक क्रोमोसोम को देखोगे तो वो आपको ऐसे दिखेगा। क्रोमोसोम को अगर आप देखोगे तो वो आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है? ये वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं किनेटोकोर। इसको क्या बोलेंगे हम? किनेटोकोर बोलेंगे। किनेटोकोर का काम क्या होता है? ये किनेटोकोर प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर के दोनों साइड में। सेंट्रोमियर सेंट्रली लोकेटेड होता है और दोनों साइड में ये प्रेजेंट होता है। जब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, मतलब जब अलग होता है, तो इसी रीजन से इसका सेग्रीगेशन होता है। ठीक है? तो क्रोमोसोम का जो मेन कंस्ट्रक्शन है दैट इज सेंट्रोमियर। बेटा याद रखो, सेंट्रोमियर दो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और दोनों साइड से अगर आप इसका इधर से अलग होगा फिर ये इस साइड से अलग होगा, तो ये जो बीच का पोर्शन रहेगा आपका, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं और इस सेंट्रोमियर रीजन में अटैच होता है किनेटोकोर। ठीक है? और ये जो किनेटोकोर होती है मीन्स जो क्रोमाटिन होता है क्रोमोसोम के अंदर, वो बेसिक प्रोटीन को स्टोर करके रखता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन होता है पॉजिटिव चार्ज और इसके अंदर दो अमीनो एसिड मिलेंगे आपको। एक मिलेगा लाइसाइन एंड आर्जिनाइन और ये दोनों अमीनो एसिड्स जो आपकी बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, ये दोनों अमीनो एसिड की चार्ज पॉजिटिव है। तो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं तो न्यूक्लियस को ये एक पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? तो हमेशा आप याद रखना, ये जो क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये क्रोमोसोम बने होते हैं बहुत सारे डीएनए को लेके। अगर आप इसको खोलोगे तो ये ऐसे ही डीएनए का एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन होगा। तो इस हिसाब से मतलब जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है या ऊपर प्रेजेंट है या फिर यहाँ प्रेजेंट है? इस हिसाब से क्रोमोसोम को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स।
तो किस पे बेस करके? बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। इट इज ऑफ 4 टाइप्स, मतलब 4 टाइप के क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलेगा। तो वो 4 टाइप की क्रोमोसोम्स क्या क्या है वो अभी देखते हैं हम। कौन कौन से 4 टाइप के क्रोमोसोम मिलेंगे? एक तो आपका होगा मेटासेंट्रिक, ठीक है, एक होगा मेटासेंट्रिक, दूसरा होगा सब मेटासेंट्रिक, एक हो गया मेटासेंट्रिक, दूसरा हो गया सब मेटासेंट्रिक, और नेक्स्ट होगा आपका एक्रोसेंट्रिक, और जो लास्ट 1/4 वाला है वो होगा टेलोसेंट्रिक। तो ये 4 टाइप की क्रोमोसोम होंगे बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर अगर सेंटर में प्रेजेंट होगा, मतलब ऐसे, मतलब दोनों तरफ में जो क्रोमोसोम है वो इक्वल डिस्टेंस एक्वायर करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये होगा मेटासेंट्रिक। व्हेन द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट सेंट्रली। उसके बाद सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है? सब मेटासेंट्रिक में एक हेड होगा छोटा और दूसरा होगा ऐसे बड़ा। ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये हो गया आपका सब मेटासेंट्रिक। फिर आता है आपका एक्रोसेंट्रिक। इसमें एक्रोसेंट्रिक में एक शॉर्ट आर्म होगा, इसको हम आर्म बोलेंगे। ये शॉर्ट आर्म है और ये लॉन्ग आर्म है। तो इस तरह का जो क्रोमोसोम है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। नेक्स्ट आता है टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में बिल्कुल जो सेंट्रोमियर होता है वो ऐसा होता है, बिल्कुल शॉर्ट आर्म है। तो ये हो गए आर्म्स, ये हो गया आपका सेंट्रोमियर, और इसके अंदर बीच में कौन है? किनेटोकोर। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम को 4 टाइप में डिवाइड किया गया, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक क्या होता है? सेंट्रोमियर मिडल में होता है और 2 इक्वल आर्म फॉर्मेशन करता है। देन सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर बीच में नहीं होता है, मतलब सेंट्रली नहीं होता है, 2 डिफरेंट टाइप का आर्म फॉर्मेशन करता है, एक बहुत लंबा और दूसरा थोड़ा छोटा। और उसके बाद एक्रोसेंट्रिक में एक वेरी शॉर्ट आर्म होता है सेंट्रोमियर के हिसाब से और दूसरा लॉन्ग आर्म होता है। और टेलोसेंट्रिक में रिड्यूस हो जाता है, मतलब जो आर्म है वो बहुत छोटा हो जाता है, रिड्यूस्ड आर्म। तो इस हिसाब से हमने क्रोमोसोम को कितने टाइप में डिवाइड कर दिया? 4 टाइप में। क्लियर है बेटा? तो ये ओवरऑल जो था ये आपको मैंने बता दिया क्रोमोसोम के बारे में। और कुछ क्रोमोसोम होती है जो कि कांस्टेंट लोकेशन पे लोकेटेड होते हैं और इनमें जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं उसके ऊपर, उसको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, इसको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल हो गया। नेक्स्ट माइक्रोबॉडी आता है। माइक्रोबॉडी मीन्स जो मेम्ब्रेन बाउंड मिनेट वेसिकल्स होते हैं, इनके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में। लास्ट टॉपिक जो था आपका वो है माइक्रोबॉडीज। इसमें क्या होता है? माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं और ये एंजाइम स्टोर करके रखते हैं। ये दोनों में प्रेजेंट होता है, मतलब प्लांट सेल में भी होते हैं, प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट चैप्टर न्यूक्लियस के साथ ही। हम हमारे अगले क्लास में इसका टेस्ट लेंगे। आपको इसको थॉरोली एनसीईआरटी बुक से लाइन टू लाइन स्टडी करनी है, और जब हम इसका टेस्ट लेंगे तो आपको उसको बिल्कुल सीरियसली लेना है, हर एक टॉपिक को। और साथ में मैं आपको दूंगी रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वो भी आपको बनानी है, वीडियोस के थ्रू मुझे सेंड करनी है। ठीक है बेटा? सो फॉर टुडे दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर एंड कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर 8।